हेलो 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 नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस लेक्चर में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं परिभाषा शारीर। तो ये एक मोस्ट एंटिसिपेटेड वीडियो है, मोस्ट एंटिसिपेटेड टॉपिक है जो कि ज्यादातर बच्चों को बहुत डिफिकल्ट जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम परिभाषा शारीर को देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर सच एजुकेशनल कंटेंट। और पूरा बीएमएस फर्स्ट ईयर का पूरा सिलेबस आपका कवर होने वाला है इस सीरीज में। तो बिल्कुल आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो परिभाषा शरीर का सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो क्या है ये परिभाषा शरीर? इज ए यूनिक कंसेप्ट डिस्क्राइब्ड बाय आचार्य सुश्रुत। आचार्य सुश्रुत ने डिवाइस किया हुआ ये यूनिक कंसेप्ट है। परिभाषा बोलो तो डेफिनेशन, अगर सिंपल वर्ड्स में उसका मीनिंग निकाला जाए तो, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है? इट डिफाइंस डिफरेंट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स as well as highlights importance of certain anatomical locations in the body as per Ayurveda। तो यहाँ पर अगर आपको पता होगा तो आचार्य सुश्रुत को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ सर्जरी। तो उन्होंने कुछ डेफिनेशंस बनाई है। ऑफ कोर्स सर्जरी है तो सर्जरी में एनाटॉमी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स को ध्यान में रखते हुए, एनाटॉमिकल लोकेशंस को ध्यान में रखते हुए आचार्य सुश्रुत ने कुछ डेफिनेशंस डिवाइस की है। उनका ये एक यूनिक कंसेप्ट है जिसे हम क्या कहते हैं? परिभाषा शारीर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आगे बढ़ जाते हैं। तो these structures have certain functional and clinical importance depending upon the location। तो बिल्कुल अगर दिया है तो उनका कुछ importance होगा, ठीक है। अब अगर importance है तो importance कैसे है? clinical importance भी है और functional importance भी है, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। These structures derive their names due to specific shape in the body, ठीक है। अब इनका जो मतलब क्लासिफिकेशन इनका किया गया है। These structures derive their names due to specific shape in the body। इनका नाम किस बेसिस पे रखा हुआ है? उनके स्पेसिफिक शेप के अकॉर्डिंग रखा हुआ है बॉडी में, ठीक है। नेक्स्ट, द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर्स आर मेंशन बिलो, ठीक है। तो कौन से स्ट्रक्चर्स है? पहला है हमारा, द फर्स्ट वन इज कूर्चा, द सेकेंड वन इज कंडरा, the third one is जाल, the fourth one is अस्थि संघात, the fifth one is सीमंत, the sixth one is सीवनी, seventh one is मांस रज्जु, है ना। eighth one is स्नायु एंड द नाइन्थ वन इज लसिका। सो इन टोटल कितने परिभाषा आचार्य सुश्रुत ने वर्णन किए हैं परिभाषा शारीर के अंतर्गत? अगर हम देखें, अगर हम जाने तो टोटल 9 स्ट्रक्चर्स इन्होंने बताए हुए हैं। अब इन 9 स्ट्रक्चर्स को एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। व्हाट आर दो स्ट्रक्चर्स? कूर्च, कंडरा, कूर्च या फिर कूर्चा, कूर्चा, कंडरा, जाल, अस्थि संघात, सीमंत, सीवनी, मांस रज्जु, स्नायु और लसिका। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इन सबको एक साथ लेकर के कि these are those 9 structures. This can be called as the basic, fundamental and body making anatomical structures। ये क्या है? बेसिक, फंडामेंटल और बॉडी मेकिंग एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स है विच आर एक्सप्लेन इन द नेम ऑफ परिभाषा शारीर। तो आपको अब तक परिभाषा शारीर का कंसेप्ट प्लस परिभाषा शारीर का इम्पोर्टेंस, मतलब एक्चुअली वो होता क्या है और कितने परिभाषा वर्णन किए हैं, इतना आपको अब तक समझ में आ गया होगा। कितने वर्णन किए? 9 है, परिभाषा 9 है। अब हम इनको एक एक करके देखेंगे और यहाँ से ही आपके एमसीक्यू की शुरुआत होती है। यहाँ तक आपका एमसीक्यू बन जाएगा, एमसीक्यू का कुछ पार्ट बन जाएगा। लेकिन मेन जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो इससे आते कि जैसे फॉर एग्जांपल आप कूर्च के बारे में बता दो, कूर्चा के बारे में बता दो, कंडरा के बारे में बता दो, सिवनी के बारे में बता दो, मांस रज्जु के बारे में बता दो, ठीक है। तो ऐसे एक एक करके हमको सब पढ़ना है। किसी पे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है और समझ के पढ़ना है। हर एक चीज अंडरस्टैंडिंग के साथ अच्छे से पढ़ना है, सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है। हम जब पढ़ते हैं हमको
हमारी बुद्धि में प्रकाश पड़ना चाहिए, हमको समझ में आना चाहिए। तो बढ़िया तरीके से समझते हुए आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वैसे भी क्लिनिकली आपको प्रैक्टिकली क्या चीजें आनी चाहिए उस दृष्टिकोण से में भी मैं आपको बताते रहूंगा कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। क्या चीज इम्पोर्टेंट है मैं हाईलाइट बिल्कुल करते रहूंगा, तो आप उसके ऊपर अपनी नजर गड़ाए रखिए। ठीक है, तो अभी फिलहाल आगे बढ़ जाते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट हो गया द नेम्स ऑफ द स्ट्रक्चर्स मेंशन बिलो। इनके नेम्स हमने देख लिए, 9 नेम्स है। उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं कुर्च की तरफ। ठीक है, so let's move towards the kurcha. So what is it? शतकूर्चते हस्तपादग्रीवा मेढ्रेषु हस्त्यो द्वौ पादो द्वौ ग्रीवा मेढ्रयो रे कैकः। ये इसका श्लोक है। जरूरी नहीं है आप इसको याद करें, कर सकते हैं तो आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने नहीं किया था। श्लोक, हर एक श्लोक याद करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, जो मैं बताऊंगा सिर्फ वही श्लोक आपको करना है। ठीक है, तो व्हाट इज कूर्च, व्हाट इज कूर्चा, लेट्स सी व्हाट इज इट। सो पेशी, स्नायु, धमनी एवं सिरा के सन्निपात से निर्मित कुचरा ब्रश के समान रचना को कुर्च कहते हैं। बहुत सिंपल है। देखो पेशी, पेशी मतलब मसल, स्नायु बोले तो आई गेस लिगामेंट है। आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, मेरा गलत हो सकता है। उसके बाद धमनी मतलब आर्टरी, एवं सीरा मतलब वेन के सन्निपात से मतलब ये जहां पर जुड़ेंगे, जहां पे इनका सन्निपात होगा, तो सन्निपात होने से क्या है, क्या निर्मित होगा, कुचरा, ब्रश के समान रचना। कुचरा मतलब एक ब्रश के समान रचना, जो ब्रश अपन यूज नहीं करते क्या टीथ के लिए, टूथ ब्रश, उसके समान कुचरा, ब्रश के समान जो रचना फॉर्म होती है उसे हम कूर्च या फिर कूर्चा कहते हैं। ठीक है, अब आचार्य सुश्रुत के अनुसार इनकी संख्या 6 है। तो अब हम संख्या की बात करें तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार इनकी संख्या कितनी है, 6 है। शतकूर्च, ये आप याद रख लीजिए, स्टार्टिंग में ही श्लोक में दिया हुआ है, शतकूर्चते हस्तपाद ग्रीवा मेढ्रेषु। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें हम इसके विभाजन की, तो विभाजन कैसा है, देखो हाथ में 2 है, पैरों में 2 है, ग्रीवा में 1 है, और सन्निपात मेढ्र में 1 है। मेढ्र मतलब पेनिस, और वहां पर भी हमारा एक कूर्च प्रेजेंट रहता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, 2 हाथ में, 2 पैर में, एक ग्रीवा में, ग्रीवा यानी कि गर्दन, और एक सन्निपात मेढ्र में, मेढ्र में बोले तो पेनिस। ठीक है, तो सन्निपात मेढ्र में 1, तो इस हिसाब से हमारा 6 डिवीजन हो गया, 2 + 2 4 5 6। ग्रेट। लेकिन आचार्य काश्यप ने काश्यप संहिता में 42 बताए है संख्या। बस ये आप याद रख लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एमसीक्यू आ जाएगा या फिर पीजी के लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आएगा, दैट इज फोर्थ, कंडरा। व्हाट इज कंडरा? तो कंडरा को ऑफन हम टेंडन भी बोलते हैं, और लार्ज जो स्नायु होते हैं, जो बड़े बड़े स्नायु होते हैं, उन्हें हम कंडरा कहते हैं। समझ में आई बात? बिल्कुल, स्नायु का मतलब आप देख लीजिए, शायद मैंने इसके पहले बताया। ये टोटल कितने होते हैं, 16 होते हैं नंबर में, कंडरा 16। इस तरह से आप राइमिंग बिठा के उसको याद कीजिए। बोलिए मेरे साथ, कंडरा 16। ठीक है, तो कंडरा कितने होते हैं, 16। अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम बॉडी में देखें, तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, देखो यहाँ पर मैंने ये फोटो भी लगाया हुआ है। ठीक है, सो देख लीजिए, ये भी फोटो लगाया हुआ है। ये फोटो किसका है बाद में बताएंगे, अभी फिलहाल नहीं, अभी फिलहाल ये कंडरा ही देख लेते हैं। तो कंडरा के अपने को 16 क्लासिफिकेशन उसका दिया है, मतलब 16 टोटल नंबर में होते हैं कंडरा। अब वो कहाँ कहाँ होते हैं चलिए देखते हैं। तो 4 इन लोअर लिम्ब, मतलब लोअर लिम्ब में 4, ऐसा याद रख सकते हैं, 2 इधर 2 इधर। ठीक है, 4 इन अपर लिम्ब, 2 इधर 2 इधर, इसी तरह से 4 इन नेक रीजन, नेक रीजन में 4, वही पैटर्न, वहां पे अलग नंबर था, बस यहाँ पे अलग नंबर है। और वहां पे 4 वो मेडर वाला पॉइंट है, यहाँ पे क्या है, 4 इन बैक रीजन, बैक रीजन में 4। बस कितना सिंपल है। तो ये 4 है, 4 है,
फोर है तो इनको अगर करेंगे तो 4 4 जा 16, तो टोटल कितने अपने कंडरा आ गए बॉस? कंडरा 16 हमारे हो गए। तो कंडरा, व्हाट इज कंडरा? कंडरा हेल्प्स इन अटैचमेंट ऑफ मसल्स एंड जॉइंट्स। देखो यहाँ पे जॉइंट है फॉर एग्जांपल, तो जॉइंट यहाँ पे, यहाँ से मसल आ रहा है, तो मसल को जॉइंट से जोड़ने का काम कौन करता है? कंडरा। ठीक है, उसके बाद ओरिजिन एंड इंसर्शन ऑफ कंडरा के बारे में बात करेंगे। सो अपर एंड लोअर लिम्ब में अगर देखेंगे तो ओरिजिन इज द अपर पार्ट ऑफ हैंड्स एंड लेग्स, इंसर्शन इज टिप ऑफ नेल्स। ये आपको बस याद ही रखना पड़ेगा, इसमें कुछ समझाने की बात नहीं है। सेकंड अगर हम बात करें नेक रीजन की, तो ओरिजिन चेस्ट रीजन और इंसर्शन मेड्र बोले तो पेनिस। उसके बाद थर्ड इज बैक रीजन। बैक रीजन में उसका ओरिजिन होगा मस्तक बोले तो हेड, है ना, और इंसर्शन होगा पेल्विक रीजन के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टेंडन है, मसल है, और ये यहाँ पर बोनी अटैचमेंट दी हुई है। ठीक है, दिस इज हेल्दी एक्लिस टेंडन, दिस इज, ये हमारा पैर है और ये हेल्दी एक्लिस टेंडन है। और अगर ये टेंडन का इन्फ्लेमेशन होता है तो उसको टेंडोनाइटिस कहते हैं। और टेंडोनोसिस बोले तो डीजेनरेशन ऑफ एक्लिस टेंडन। ये चीज आप याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे होता है हमारा कौन सा? एक्लिस टेंडन। आप देख सकते हैं एक्लिस टेंडन इस रीजन में होता है पीछे की ओर, है ना, ये ऐसा। तो इस रीजन में हमारा एक्लिस टेंडन होता है, ये इम्पोर्टेंट होता है स्पेशली स्पोर्ट्समैन के लिए। रनिंग या फिर पैरों में जो है एक जर्क लगता है या फिर वहां पे वो चीज स्ट्रेंथन लगती है कुछ स्पोर्ट एक्टिविटी करने के लिए, तो ये है तुम्हारा एक्लिस टेंडन। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं जाल के ऊपर। जाल, so what is jal? This is jal, not maya jal. Okay, so jal, so these are also referred as plexuses। देखो नर्वस सिस्टम में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लेक्ससेस, जो कि मेरे यूनिवर्सिटी एग्जाम में फर्स्ट ईयर में क्रिया शरीर में ब्रैकियल प्लेक्सस का क्वेश्चन आया था। तो जब मैं नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगा वहां पे प्लेक्ससेस में पढ़ाऊंगा, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आयुर्वेद में अगर हम कोरिलेट करें तो हम प्लेक्सस को जाल बोल सकते हैं और जाल को प्लेक्सस बोल सकते हैं। अब इसका हम श्लोक देखते हैं। मांस शिरस्नायवस्थि जालानि प्रत्येकम चत्वारि तानि मणिबंध गुल्फ संश्रितानि परस्पर निबद्धानि परस्पर गवक्षितानि चेति येर्गवक्षितमिदं शरीरम। ठीक है, ये श्लोक हो गया। तो जाल भी कितने हैं? कंडरा के समान 16 इन नंबर है। दे फॉर्म अ टाइप ऑफ नेटवर्क। ऑफ कोर्स प्लेक्सस क्या है? ये नर्व्स का जाल ही है, जाल ही तो है, और क्या है? बिल्कुल, तो उसी तरह का वर्णन हमारे आयुर्वेद में किया गया है, और ये एक प्रकार का नेटवर्क ही होता है। ठीक है, सो अ स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ फाइबर्स ऑफ मांस सीरा एंड अस्थि इन wrist एंड एंकल रीजन। ठीक है, अब दे मे बी मेड अप ऑफ मांस, सीरा, स्नायु एंड अस्थि, है ना, इनसे बने हुए हो सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। दे मे बी मेड अप ऑफ मांस, सीरा, स्नायु और अस्थि। ठीक है, अब इनका अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो मणिबंध मतलब wrist रीजन में मांस 2 है, सीरा 2 है, स्नायु 2 है, अस्थि 2 है। ठीक है, उसके बाद गुल्फ रीजन में मांस 2 है, सीरा 2 है, स्नायु 2 है, अस्थि 2 है। ठीक है, ये इतना याद नहीं रखा तो भी चलेगा, आगे बढ़ जाएंगे। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न दे में बी कंसिडर्ड एज रेटिनाकुलम विच आर प्रेजेंट इन wrist एंड एंकल। अगर wrist से अगर wrist मणिबंध की कंपेयर करें तो यहाँ पे हम इसको किससे कंपेयर कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू मॉडर्न दे मे बी कंसिडर्ड एज रेटिनाकुलम विच आर प्रेजेंट इन द wrist एंड एंकल। ठीक है ना, गुल्फ बोले तो एंकल और मणिबंध बोले तो रिस्ट। तो इन्होंने क्या कहा है? रेटिनाकुलम से कंपेयर कर सकते हैं विच आर प्रेजेंट इन wrist एंड एंकल। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा प्लेक्सस है? मेरे हिसाब से यहाँ पर ये प्लेक्सस दिया हुआ है। ठीक है, तो आप ये प्लेक्सस देख सकते हैं। ठीक है, दिस इज ब्रैकियल प्लेक्सस, मैं आपको बोल रहा था। C5, C6, C7, C8 एंड T1 नर्व रूट्स एक्साइटिंग द स्पाइन। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में यही तक। अगले वीडियो में हम देखेंगे अस्थि संघात, उसके बाद सीमंत, उसके बाद मांसरज्जु, स्नायु, उसके बाद हम देखेंगे लसिका। ठीक है, इतना हम अगले पार्ट में देखेंगे।
तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।